नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों में। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बार राज्य के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने तय किया है कि 68 लाख से ज्यादा लोगों के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए की पेंशन सीधे भेजी जाएगी। ये पैसा वृद्धावस्था पेंशन योजना और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत दिया जाएगा। पहले इस योजना का लक्ष्य करीब 61 लाख लाभार्थियों तक पेंशन पहुंचाने का था, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 67.50 लाख से ज्यादा कर दिया है। यानी लाखों नए लोग भी इस योजना का फायदा उठा पाएंगे। अंबेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र के मगनपुर महिमापुर गांव में स्थित प्रेमिका के घर में एक भाजपा नेता के निर्मम हत्या का मामला सामने आया। ये भाजपा नेता आनंद कन्नौजिया, 24 वर्षीय, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा का पूर्व महामंत्री, अपने प्रेम प्रसंग के चलते वहां गए हुए थे। रविवार की देर रात आनंद वहां पहुंचे थे और रंगे हाथ पकड़ लिए गए थे। प्रेमिका के घर वालों ने उन पर बेरहमी से लाठी डंडों से हमला किया, जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई। मृतक का शव खून से लटपथ अवस्था में घर के अंदर पड़ा रहा और सुबह ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंचे सीओ प्रदीप सिंह चंदेल और थाना प्रभारी अजय प्रताप यादव ने घटना की जानकारी ली और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह लखनऊ में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई थी, जिसका मकसद लोगों में देशभक्ति, एकता और सम्मान की भावना को मजबूत करना है। इस मौके पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। खास बात यह रही कि ब्रजेश पाठक ने अयोध्या के मिल्कपुर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। वहां उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा हमारे गर्व, सम्मान और आत्मसम्मान का प्रतीक है और हर नागरिक को इसे गर्व से फहराना चाहिए। इसी दिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा में होने वाली 24 घंटे की विशेष चर्चा को लेकर सभी विधायकों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। ये चर्चा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन पर होगी, जिसमें राज्य के अगले 25 साल के विकास की दिशा तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कोई राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है, बल्कि पूरे राज्य का साझा एजेंडा है, जिस पर सभी को मिलकर काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मंगलवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। हाटा थाना क्षेत्र के अर्जुन डुमरी गांव में 30 साल की मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती माधुरी की जान आवारा को पड़ने ले ली। बताया जाता है कि शाम करीब 7 बजे गांव के पंचायत भवन के पास धान के खेत में कुत्तों का एक झुंड उसे नोच रहा था। ये देख ग्रामीण दहशत में आ गए और तुरंत पुलिस को खबर दी। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और डंडों से कुत्तों को भगाकर शव को कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस घटना के बाद गांव में भय और दुख का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार माधुरी पिछले कई दिनों से गांव में इधर उधर भटकती रहती थी। उसके परिजन रविवार से ही उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मंगलवार शाम उसका शव मिलने के बाद पता चला कि वो कुत्तों के हमले की शिकार हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुत्तों ने उसके शरीर के कई हिस्सों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और साथ ही आसपास के इलाके में आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए टीम भी लगाई गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। गाजियाबाद में एक सहायक प्रबंधक के घर चोरी की हैरान करने वाली घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात लोग पूजा पाठ के बहाने उनके घर पहुंचे और हवन कराया। इसके बाद उन्होंने सहायक प्रबंधक और परिवार को प्रसाद के रूप में खीर खिलाई, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। खीर खाने के बाद सभी बेहोश हो गए और 3 दिन तक इसी हालत में रहे। इस दौरान आरोपियों ने घर की तलाशी लेकर नकदी, जेवर और कीमती सामान चोरी कर लिया। होश आने पर पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने लोगों को अनजान व्यक्तियों से सावधान रहने की सलाह दी है। नोएडा पुलिस ने टप्पेबाजी और चोरी की घटनाओं में शामिल एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश और हरियाणा के रहने वाले के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों और बाजारों में लोगों के बैग, पर्स और मोबाइल चोरी करने के साथ साथ टप्पेबाजी की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरोह के पास से कई चोरी किए गए मोबाइल, नकदी और घटनाओं में इस्तेमाल की जाने वाली एक बाइक बरामद हुई है। जांच में सामने आया कि आरोपी अलग अलग राज्यों में वारदात कर तुरंत स्थान बदल लेते थे, जिससे उनकी पहचान मुश्किल हो जाती थी। पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। लखनऊ पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में 3 युवकों मनीष यादव, देव रावत और जगदीप यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी स्कूल बैग में गांजा भरकर शहर के अलग अलग इलाकों में सप्लाई कर रहे थे, ताकि किसी को शक न हो।
गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से कई किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत हज़ारों रुपए बताई जा रही है। जांच में खुलासा हुआ कि वे गांजा 200 रुपए प्रति 100 ग्राम के हिसाब से बेच रहे थे और अधिकतर ग्राहकों में कॉलेज छात्र और युवा शामिल थे। पुलिस का कहना है कि आरोपी लंबे समय से ये काम कर रहे थे और माल सप्लाई के लिए भीड़-भाड़ वाले स्थानों का चयन करते थे। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों और सप्लाई नेटवर्क की भी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2047 के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के लिए 24 घंटे का विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस दौरान कई मंत्रियों की तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिनमें वे बहस के दौरान झपकी लेते नजर आए। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार पर निशाना साधा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर टिप्पणी की कि जब सरकार सो रही हो तो प्रदेश कैसे जागेगा। उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी कि जनता के मुद्दों पर गंभीरता से काम करें, सिर्फ दिखावटी बैठकों से विकास नहीं होगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटका रही है। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा को प्रदेश के विकास पर हो रही ऐतिहासिक चर्चा में योगदान देना चाहिए था, न कि सिर्फ आलोचना। मामला अब सोशल मीडिया और सियासी बहस का बड़ा विषय बन गया है। लखनऊ के एक 5 स्टार होटल में 40 ठाकुर विधायकों की गुप्त कुटुंब बैठक हुई, जिसके अंदर की चौंकाने वाली जानकारियां अब सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक किसी राजनीतिक रणनीति, पदों के बंटवारे और भविष्य की ताकत दिखाने के मकसद से बुलाई गई थी। इसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति, आगामी चुनावी समीकरण और सरकार में ठाकुर समाज के हिस्सेदारी पर चर्चा की। बैठक पूरी तरह निजी रखी गई थी, मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। बताया जा रहा है कि यहां पर खाने पीने के साथ साथ कुछ संवेदनशील मुद्दों पर भी बातचीत हुई, जिनमें पार्टी के अंदर प्रभाव और सत्ता में दबदबा बढ़ाने की योजनाएं शामिल थीं। ये भी खबर है कि इस मुलाकात से पार्टी हाईकमान में हलचल मच गई है, क्योंकि इसे एक ताकतवर राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के शासन में गौ माताओं को कसाईयों को सौंप दिया जाता था, जिसके कारण उनका श्राप उन्हें लगा है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान योगी ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण अर्थात पीडीए को नया नाम देते हुए तंज कसा पीढ़ी दर पीढ़ी अराजकता और आरोप लगाया कि सपा के राज में माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण दिया गया, जबकि गरीब और ईमानदार लोग परेशान होते रहे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला और अवैध कब्जे हटाए गए। योगी ने यह भी दावा किया कि सपा शासनकाल में धार्मिक आस्थाओं का अपमान किया गया, लेकिन अब प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और किसी को भी गौ माता या आस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उनके बयान को सपा पर सीधा और कड़ा राजनीतिक वार माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसून को लेकर मौसम विभाग ने नई जानकारी जारी की है। विभाग के अनुसार 15 अगस्त तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा और कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि पूर्वी यूपी के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखें और अनावश्यक रूप से खुले में ना निकलें। साथ ही निचले इलाकों में जल भराव और बिजली गिरने की घटनाओं से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। विभाग का कहना है कि ये बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभकारी होगी, लेकिन कहीं कहीं भारी वर्षा से नुकसान भी संभव है। मानसून की ये लहर 16 अगस्त से धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू जंक्शन पर सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी गई है। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को अतिरिक्त तैनात किया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, यार्ड और ट्रेन कोचों में सघन चेकिंग की जा रही है। यात्रियों के सामान की तलाशी के लिए हैंड मेटल डिटेक्टर और स्निफ एंड डॉग स्क्वाड का भी इस्तेमाल हो रहा है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों को भीड़ वाले इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें। इस सख्त निगरानी का उद्देश्य त्योहार के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और शांति बनाए रखना है।
दिल दहला देने वाली घटना में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को साथ में मरने की बात कहकर जहर पिला दिया और फिर मौके से फरार हो गया। मामला उस समय सामने आया जब लड़की की हालत अचानक बिगड़ने पर परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान लड़की ने बयान में बताया कि उसका प्रेमी उसे मिलने के बहाने बुलाकर लाया और बातचीत के दौरान साथ में दुनिया छोड़ने की बात करते हुए उसे जहर पिलाया। जहर असर करने लगा तो युवक उसे वहीं छोड़कर भाग निकला। फिलहाल लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में प्रेम संबंधों में विवाद और तनाव की वजह सामने आ रही है। पुलिस घटना के पीछे के पूरे कारणों की गहन जांच कर रही है। रामपुर में एक चौंकाने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी चाची के साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों और परिवार वालों ने युवक की हरकतों का विरोध किया और उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में युवक ने अपनी गलती स्वीकार की और बताया कि उसने आपत्तिजनक हरकतों की योजना बनाई थी। इस घटना ने पूरे परिवार और समाज में हलचल मचा दी है और रिश्तों पर भरोसा करने की भावना को झकझोर दिया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ कानून के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू कर दी है। समाज में ऐसे मामलों के प्रति चेतावनी देते हुए अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध या अनुचित व्यवहार की तुरंत सूचना दें। ये घटना परिवार और रिश्तों के महत्व को भी सबक सिखाती है। बरेली में एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक नेपाली युवती काजल अपने घर के पास अकेली थी, तभी कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। काजल ने हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई और चीखना शुरू किया, लेकिन बदमाशों ने उसकी नहीं सुनी और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। घटना के तुरंत बाद काजल के परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। शुरुआती जांच में कई संदिग्ध हड़कों की पहचान की गई है। पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षित किया और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। इस घटना ने शहर में लोगों के बीच डर और चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। मामला कानूनी कार्यवाही और न्यायिक प्रक्रिया में पहुंच चुका है। बाराबंकी में एक सनसनीखेज और दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसमें महिला सिपाही विमलेश की हत्या उसके ही पति पुलिसकर्मी इंद्रेश ने कर दी। घटना तब उजागर हुई जब विमलेश का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। शुरुआती जांच में पुलिस को कई संदिग्ध मिले, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और गहन पूछताछ के बाद पता चला कि हत्यारा उसका पति ही है। पड़ताल में इंद्रेश के औरत के साथ तनाव और व्यक्तिगत विवाद सामने आए। इंद्रेश ने अपने पति पत्नी के झगड़े और व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए ये क्रूर कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर उसकी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस घटना ने न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज को सदमे में डाल दिया है। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी घटनाएं रिश्तों की नाजुकता और भरोसे की हकीकत को सामने लाती हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा रोडवेज बस से दिल्ली जा रही थी, तभी मैनपुरी में बस रुक गई। छात्रा टॉयलेट जाने के लिए बस से उतरी। उसी समय 4 अज्ञात लोगों ने उसे खींचकर ले जाने की कोशिश की। छात्रा की चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग और बस स्टाफ मौके पर पहुंचे, जिससे बदमाश भागने लगे। छात्रा सुरक्षित रही, लेकिन घटना ने सभी को डर और सदमा दिया। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई। शुरुआती जांच में बताया गया कि बदमाशों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज और ग्रामीण इलाकों में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। छात्रा मानसिक रूप से परेशान है और उसे मेडिकल और पुलिस सहायता प्रदान की जा रही है। लखनऊ एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए राहत की खबर है। एयरपोर्ट का रनवे मरम्मत कार्य के बाद कल से 24 घंटे के लिए पूरी तरह खुल जाएगा। अब तक रनवे पर रात में उड़ानों पर प्रतिबंध था, जिसके कारण कई फ्लाइटों के समय में बदलाव किया गया था। इस बदलाव का असर विशेष रूप से शाम, रात और सुबह की उड़ानों पर पड़ा था, जिन्हें अस्थायी रूप से दिन के समय में शिफ्ट किया गया था। फिलहाल लगभग 10 फ्लाइटों का शेड्यूल बदला गया है। इनमें देश के अलग अलग शहरों के लिए उड़ानें शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक रनवे की मरम्मत और सुरक्षा जांच पूरी कर ली गई है, जिससे 24 घंटे संचालन की अनुमति मिल गई है। इसके बाद एयरलाइंस अपने पुराने समय के शेड्यूल पर धीरे धीरे लौट आएंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि उड़ान से पहले अपने टिकट और फ्लाइट का अपडेटेड समय चेक कर लें, ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि 24 घंटे संचालन शुरू होने से न केवल घरेलू उड़ानों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों के लिए भी समय की लचीलापन बढ़ेगा।
इससे लखनऊ को हवाई संपर्क के मामले में और मजबूती मिलेगी। बदायूं के दातागंज में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां मां और बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार मृतिका कुछ समय से अपने मायके में रह रही थी। घटना उस समय हुई जब घर में बाकी लोग बाहर थे और महिला अपनी बेटी के साथ अकेली थी। देर रात किसी ने दोनों पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। सुबह घटना का पता चलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी तुरंत पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला कि मृतिका का मौसेरा भाई संदिग्ध है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद या आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल मौके से सबूत जुटाए जा रहे हैं और मामले की गहन जांच जारी है। इस घटना ने पूरे गांव में दहशत फैला दी है और लोग स्तब्ध हैं। प्रयागराज के फाफामऊ में हुई लूट की वारदात में शामिल 5 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार पुलिस को बदमाशों के इलाके में होने की सूचना मिली थी। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गोली लगी, जबकि 2 को बिना चोट के पकड़ लिया गया। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस और लूट का सामान बरामद किया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि ये सभी हाल ही में फाफामऊ में हुई लूट की वारदात में शामिल थे। पुलिस अब इनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य मामलों में संलिप्तता की जांच कर रही है। इस कार्रवाई से इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले 6 महीनों में वाइल्ड लाइफ एसओएस टीम ने विभिन्न इलाकों से 50 से अधिक बड़ी छिपकलियों को सुरक्षित बचाया है। ये मॉनिटर लिजर्ड प्रजाति की छिपकलियां होती हैं, जो आकार में बड़ी लेकिन जहरीली नहीं होती। कई बार लोग डर और अज्ञानता के कारण इन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं, जबकि ये पर्यावरण के लिए बेहद उपयोगी हैं। टीम को ज्यादातर कॉल ग्रामीण और शहरी इलाकों से आए, जहां ये छिपकलियां गलती से घरों, खेतों या गोदामों में पहुंच गई थीं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इन्हें सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। वाइल्ड लाइफ एसओएस में लोगों से अपील की है कि ऐसी छिपकलियां को नुकसान न पहुंचाएं और देखने पर तुरंत वन्यजीव बचाव टीम को सूचना दें। ये पहल न केवल इन जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि जैविक संतुलन बनाए रखने में भी मददगार है। इस अभियान से कई दुर्लभ जीवों की जान बचाई गई है। ग्वालियर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां जीआरपी सिपाहियों के साथ ही वसूली की घटना हुई। जानकारी के अनुसार ये घटना ग्वालियर के एक थाने में घटी, जब ड्यूटी के दौरान कुछ लोग थाने पहुंचे और सिपाहियों से ही पैसे की मांग करने लगे। बताया जा रहा है कि ये लोग खुद को किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जुड़ा हुआ बताते थे और दबाव बनाकर वसूली करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान थाने में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए कि वर्दीधारी सिपाहियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब आरोपियों की पहचान और उनके पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी है। ये घटना कानून व्यवस्था की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुकी पूजा पाल को लेकर बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि ये फैसला लंबे समय से चली आ रही पार्टी के अंदरूनी नाराजगी और मतभेदों के बाद लिया गया। पूजा पाल अब भाजपा में शामिल होने की तैयारी में है और सूत्रों के मुताबिक उनके मंत्री बनने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पूजा पाल का अपने क्षेत्र में अच्छा जनाधार है। भाजपा आगामी चुनावों को देखते हुए उनके अनुभव और लोकप्रियता का लाभ उठाना चाहती है। वहीं सपा में उनके बाहर जाने से अंदरूनी समीकरण बदल सकते हैं। पूजा पाल का अगला कदम प्रदेश की राजनीति में बड़ा असर डाल सकता है और दोनों दलों की रणनीतियों को प्रभावित करेगा। कानपुर में आज मां तुझे प्रणाम रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और सांस्कृतिक एकता का संदेश देना है। रैली की शुरुआत मोती झील से होगी और ये कुल 32 किलोमीटर का सफर तय करेगी। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर रैली का स्वागत किया जाएगा और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें सांस्कृतिक झांकियां, देशभक्ति गीत, नृत्य और भाषण शामिल रहेंगे। रैली में स्कूली बच्चे, सामाजिक संगठन, सेना के पूर्व सैनिक और बड़ी संख्या में नागरिक भाग लेंगे। आयोजनकर्ताओं के मुताबिक ये कार्यक्रम युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा और समाज में एकजुटता का संदेश देगा। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि रैली शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इस आयोजन से शहर में देशभक्ति का माहौल और उत्साह देखने को मिलेगा।
बरेली में एसपी यातायात मोहम्मद अकमल को उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली और योगदान के लिए डीजीपी का प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया गया है। यातायात व्यवस्था सुधारने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और जनजागरूकता अभियानों में उनके प्रयासों को इस सम्मान के योग्य माना गया। इसके अलावा जिले के 18 अन्य पुलिसकर्मियों को भी उनके बेहतरीन प्रदर्शन और कर्तव्य निष्ठा के लिए पदक प्रदान किए जाएंगे। ये सम्मान समारोह पुलिस विभाग की मनोबल वृद्धि और प्रेरणा का स्रोत माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन उपलब्धियों से पुलिस बल में कार्य के प्रति समर्पण और भी बढ़ेगा। एसपी मोहम्मद अकमल के नेतृत्व में बरेली यातायात पुलिस ने कई नवाचार किए हैं, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ये सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत योगदान का परिणाम है, बल्कि पूरी टीम के सामूहिक प्रयासों की पहचान भी है। बरेली में जन्माष्टमी के अवसर पर शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। इसके तहत भारी वाहनों की नो एंट्री लागू रहेगी। यह प्रतिबंध 21 घंटे तक प्रभावी रहेगा, ताकि मंदिरों और मुख्य मार्गों पर भीड़ के बीच यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। रूट डाइवर्जन योजना के अनुसार शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहन वैकल्पिक मार्गों से गुजारे जाएंगे। यह व्यवस्था जन्माष्टमी कार्यक्रमों के सुचारू संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे तय किए गए रूट डाइवर्जन का पालन करें और अनावश्यक रूप से जाम वाली जगहों पर ना जाएं। प्रशासन का मानना है कि इन उपायों से त्योहार के दौरान न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि यातायात में भी किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए जमानत प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब अभियुक्तों को रिहाई के लिए 2 के बजाय केवल 1 जमानतदार की आवश्यकता होगी। कोर्ट ने सभी जिला जजों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। ये फैसला उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें जमानत मंजूर होने के बावजूद जमानतदार की कमी के कारण जेल में रहना पड़ता था। कई मामलों में आर्थिक या सामाजिक कारणों से 2 जमानतदार जुटाना मुश्किल होता था। हाईकोर्ट का मानना है कि एक विश्वसनीय जमानतदार पर्याप्त होगा, जिससे न्याय प्रक्रिया में देरी कम होगी और अभियुक्तों को समय पर राहत मिल सकेगी। इस निर्णय को न्यायिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सभी निचली अदालतों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो सके। बरेली में पुलिस ने मोबाइल चोरी और अवैध बिक्री करने वाले 5 सदस्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह चोरी किए गए मोबाइल फोन चाय की दुकान से बेचता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई और आरोपियों को दबोच लिया गया। तलाशी में उनके कब्जे से 221 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनकी बाजार कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। गिरोह का सरगना अपने साथियों के साथ मिलकर अलग अलग जगहों से मोबाइल चोरी करता और फिर सस्ते दामों पर बेच देता था। चाय की दुकान को गिरोह बिक्री का ठिकाना बनाकर ग्राहकों को आसानी से फोन उपलब्ध कराता था। पुलिस अब बरामद मोबाइल के मालिकों की पहचान और आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क की जांच कर रही है। इस कार्रवाई को शहर में मोबाइल चोरी की वारदातों पर बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में नाबालिग बेटी के साथ हुई दरिंदगी ने सभी को झकझोर दिया। पीड़िता को बहला फुसलाकर एक होटल में ले जाया गया, जहां आरोपियों ने बारी बारी से उसकी आबरू लूटी। घटना के बाद दरिंदों ने पीड़िता को डरा धमकाकर छोड़ दिया। जब वह किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को घटना बताई तो सभी के होश उड़ गए। परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। ये घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए आक्रोश और चिंता का विषय बन गई है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में बंद पड़े स्कूल में चौकीदार की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना का खुलासा तब हुआ जब आसपास के लोगों को तेज बदबू महसूस हुई। सूचना पर पहुंचे परिजनों और पुलिस ने देखा कि शव सड़ चुका था और उसका सिर धड़ से अलग पड़ा था। ये नजारा देखकर परिवार के लोग दंग रह गए। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी और स्कूल के चौकीदार के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या कई दिन पहले की गई है। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस आपसी रंजिश और लूट की संभावना पर जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि परिजन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में एक स्कूल कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वारदात में शामिल होने के आरोप में पूर्व बसपा विधायक और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। मामला आपसी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मृतक स्कूल में कर्मचारी था और कुछ समय से आरोपियों के साथ विवाद चल रहा था। घटना के दिन उसे घेर कर बेरहमी से हमला किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। छानबीन के बाद सबूतों के आधार पर पूर्व विधायक, उनके बेटे और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और पुलिस टीमों को बाहर भी भेजा गया है। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिरोजाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 2 चचेरी बहनों ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। घटना शहर के रेलवे ट्रैक पर हुई, जब दोनों किशोरियां हाथ में हाथ डालकर पटरी के बीच खड़ी हो गईं। मौके पर मौजूद लोको पायलट ने बार बार तेज हॉर्न बजाकर उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे पटरी से हटी नहीं। देखते ही देखते ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक किशोरियों में एक कक्षा 12 की छात्रा थी, जबकि दूसरी कक्षा 11 में पढ़ती थी। दोनों आपस में चचेरी बहनें थीं और एक ही परिवार के अलग अलग घरों में रहती थीं। घटना से पहले वे किसी बात को लेकर घर से नाराज होकर निकली थीं। परिवार वालों ने बताया कि वे बिना कुछ बताए घर से बाहर गई थीं। खोजबीन के दौरान जब तक परिजन उनके पास पहुंचते, तब तक हादसा हो चुका था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बहनें रेलवे पटरी पर आते जाते समय एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े थीं। जब ट्रेन पास आने लगी तो भी उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने और हॉर्न बजाने की कोशिश की, लेकिन दूरी कम होने के कारण ट्रेन समय पर नहीं रुक सकी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि परिवार से बातचीत और मोबाइल फोन की जांच के बाद ही आत्महत्या के कारण का पता चल पाएगा। इस दर्दनाक घटना से इलाके में गहरा शोक है। लोग अब भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर दोनों ने ऐसा कदम क्यों उठाया, जबकि वे पढ़ाई में भी अच्छी थीं और हमेशा साथ रहती थीं। कानपुर के जाजमऊ इलाके में बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस हत्याकांड में नए खुलासे भी सामने आए हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक घटना के समय अधिवक्ता दीनू और अरिदमन 200 मीटर दूर से छिपकर पूरी वारदात को देख रहे थे। जांच के दौरान पुलिस को कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर से अहम सबूत मिले हैं। इसमें ये स्पष्ट हुआ है कि अधिवक्ता दीनू ने ही पिंटू सेंगर को फोन कर मौके पर बुलाया था। फोन कॉल का समय और लोकेशन मैच होने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि दीनू ने योजना के तहत पिंटू को वहां बुलाया था। मामले की जांच में यह भी सामने आया कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी और इसमें कई लोगों की भूमिका रही। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी साक्ष्यों को चार्जशीट में शामिल किया है। घटना के दिन पिंटू सेंगर को फोन आने के बाद वो अपनी गाड़ी से जाजमऊ पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही उन पर हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान दीनू और अरिदमन पास में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ना तो मदद की और ना ही पुलिस को सूचना दी। इससे पुलिस को शक हुआ और उनकी भूमिका की गहन जांच की गई। चार्जशीट में पुलिस ने दीनू, अरिदमन समेत अन्य आरोपियों पर हत्या की साजिश, हत्या और साक्ष्य छुपाने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अब अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस इन सबूतों के आधार पर आरोप साबित करने की कोशिश करेगी। इस हत्याकांड ने कानपुर की सियासत में हलचल मचा दी थी, क्योंकि पिंटू सेंगर बसपा के सक्रिय और लोकप्रिय नेता माने जाते थे।